नमस्कार। आप इन दिनों सुन रहे हैं मेरी 4 किताबों की श्रृंखला की पहली किताब स्वप्न चुभे शूल से का वाचन। इस किताब को 2019 के महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के बाबूराव विष्णु पराडकर स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज मैं सुनाने जा रहा हूं इस किताब का 9वां एपिसोड, लेकिन उससे पहले मेरा एक निवेदन। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया एपिसोड अपलोड करूं आपको इसकी सूचना मिल जाए। तो आइए अब शुरू करते हैं स्वप्न चुभे शूल से का 9वां एपिसोड। ये बात है सन 1977-78 की। मैं आकाशवाणी बीकानेर में ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव था। हमारे स्टेशन इंजीनियर थे श्री घनश्याम वर्मा। पूरे सफ़ेद बाल, गोरे चिट्टे, कड़क आवाज़, कुल मिलाकर प्रभावशाली व्यक्तित्व। आकाशवाणी में जहां प्रोग्राम स्टाफ और इंजीनियरिंग स्टाफ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता आया है, वहीं कभी कभी कुछ ऐसे अवसर आ जाते हैं जो इंजीनियरिंग और प्रोग्राम स्टाफ के बीच खाई पैदा कर अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते हैं। इत्तेफाकन वर्मा साहब उसी तरह की जहनियत के इंसान थे। मशीनों के मामले में वह आकाशवाणी का वैसे भी सबसे बुरा वक्त था। जापान के निपन रिकॉर्डर पुर्जे न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे थे और थोक के भाव न जाने किस किस स्तर पर रिश्वत खा खिलाकर उसके बलबूते पर एकदम कचरे से भी गए गुजरे बेल के रिकॉर्डर और डेक आकाशवाणी में भर दिए गए थे। बेचारे इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्नीशियन रात और दिन उन्हें ठीक करने में ही जुटे रहते थे। हालांकि हम लोगों को सिर्फ इन मशीनों पर काम करना होता था, लेकिन हम प्रोग्राम के लोग इन मशीनों पर काम करते करते इनकी बहुत सी कमजोरियों को भी जान गए थे। एक दिन एक मशीन कुछ गड़बड़ कर रही थी। बहुत माथापच्ची चल रही थी। वर्मा साहब भी स्टूडियो में मौजूद थे कि न चाहते हुए भी मेरे मुंह से एक जायज सी राय निकल गई। बस मेरा बोलना था और वो चिल्ला पड़े, आप चुप रहिए मिस्टर मोदी, ये इंजीनियरिंग का मामला है, इसमें अपनी टांग मत अड़ाइए। मेरा चेहरा उतर गया। 15-20 लोगों के बीच उन्होंने मेरा पानी उतार दिया था। मैंने धड़ाम से स्टूडियो का दरवाजा बंद किया और बाहर आ गया। शुरू से ही मिजाज थोड़ा गर्म ही रहा। इस तरह बेइज्जत होना बहुत खल गया और मैं वर्मा साहब को झटका देने का रास्ता तलाशने लगा। हम लोगों को रोज शाम को 5:55 पर दिल्ली से और 6 बजे जयपुर से आने वाला कार्यक्रम विवरण रिकॉर्ड करना होता था, ताकि अगर कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिल्ली या जयपुर से आने वाला है तो हम अपने कार्यक्रमों को निरस्त कर उन कार्यक्रमों को रिले करने का निर्णय ले सकें। कार्यक्रम विवरण की ये रिकॉर्डिंग डबिंग रूम में की जाती थी, जिसमें 3 रिकॉर्डर लगे रहते थे। हर स्टूडियो की लाइन इस रूम में आती थी और एक कंसोल पर पियानो टाइप के कुछ बटन लगे हुए थे, जिनको दबाकर आप किसी स्टूडियो में चल रहे प्रोग्राम को रिकॉर्डर पर लेकर उसे रिकॉर्ड कर सकते थे। इस कंसोल की एक कमजोरी मैंने पकड़ी और बस उस कमजोरी ने मुझे बहुत अच्छा मौका दे दिया वर्मा साहब को झटका देने का। हुआ ये कि अचानक एक दिन 6 बजे जब आकाशवाणी बीकानेर से कार्यक्रम विवरण पढ़ा जा रहा था, धीमे स्वर में आकाशवाणी बीकानेर के उद्घोषक की आवाज के पीछे पीछे ना समझ में आने वाला कोई कार्यक्रम चल रहा था। कंट्रोल रूम में दौड़ भाग मच गई, मगर जैसे ही कार्यक्रम विवरण खत्म हुआ, पीछे चलने वाला कार्यक्रम भी रुक गया। इंजीनियर्स ने वार्ता स्टूडियो का जहां से प्रसारण होता था माइक बदल दिया, ये सोचकर कि शायद माइक में कोई समस्या हो। अगले दिन फिर मेरी शाम की ड्यूटी थी। कार्यक्रम विवरण का समय हुआ और फिर उसके पीछे पीछे न समझ में आने वाला कुछ प्रसारित होने लगा। कंट्रोल रूम के इंजीनियर्स ने वर्मा साहब को फ़ोन किया। वो बोले, अभी एक बार स्टूडियो बदल दो, तब तक मैं आता हूँ, और हाँ, मेरे लिए गाड़ी भेज दो। ये सब होते होते 5 मिनट का कार्यक्रम विवरण समाप्त हो गया। प्रसारण को वार्ता स्टूडियो से नाटक स्टूडियो में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्मा साहब तशरीफ ले आए और आते ही वार्ता स्टूडियो को पूरा खुलवा डाला। स्टूडियो के कनेक्शन उधेड़ते उधेड़ते
रात के 11 बज गए। 11:10 पर सभा समाप्त हो गई। मैं और उद्घोषक घर के लिए रवाना हो गए, मगर वर्मा साहब और उनकी टीम के 5-7 लोग रात भर स्टूडियो में लगे रहे। दूसरे दिन मेरी दिन में ड्यूटी थी। जब 10 बजे ऑफिस पहुंचा तो सुना कि वर्मा साहब रात भर स्टूडियो में थे। अब सब कुछ ठीक हो गया है और कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन तो कोई गड़बड़ होनी भी नहीं थी, क्योंकि मेरी तो दिन की ड्यूटी थी और 5 बजे मुझे तो घर चले जाना था। बड़ी शान से वर्मा साहब ने हमारे डायरेक्टर साहब को बताया कि कुछ टेक्निकल गड़बड़ी थी, उसे ठीक कर दिया गया है। 2 दिन सब कुछ ठीक रहा। 2 दिन बाद मेरी ड्यूटी फिर शाम की लगी और जैसे ही 6 बजे आकाशवाणी बीकानेर के उद्घोषक की आवाज़ के पीछे पीछे कुछ अस्पष्ट और न समझ में आने वाले शब्द सुनाई देने लगे। कंट्रोल रूम फिर परेशान। वर्मा साहब भी रेडियो सुन रहे थे, उन्होंने भी वो सब कुछ सुना। 5 मिनट गुजर गए। अगले दिन डायरेक्टर साहब ने उन्हें बुलाकर पूछा तो बोले, शायद स्टूडियो बिल्डिंग और ट्रांसमीटर के बीच की लाइन में लीकेज है, लगता है उसकी खुदाई करवानी पड़ेगी। डायरेक्टर साहब बोले, देखिए ये इंजीनियरिंग का मामला है, क्या करना है और क्या नहीं करना वो आप जाने, मगर जैसे भी हो जल्दी से जल्दी इसे ठीक करवाइए। उस मीटिंग में गर्दन झुकाए मैं भी बैठा हुआ था। मन ही मन मुझे मज़ा तो आ ही रहा था। न जाने कैसे मन के भाव चेहरे पर भी उभर आए। डायरेक्टर साहब ने पूछा, क्या हुआ महेंद्र, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं एकदम हड़बड़ा गया। बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू करते हुए मैंने कहा, नहीं सर, कोई बात नहीं है। स्टूडियो बिल्डिंग और ट्रांसमीटर में करीब 7 किलोमीटर का फासला था। आज तो माइक्रोवेव लिंक जैसे कई साधन आ गए हैं जिनके जरिए 7-8 किलोमीटर तक प्रोग्राम पहुंचाना बहुत आसान काम हो गया है, मगर उस जमाने में तो अगर किसी मैदान में कोई प्रोग्राम चल रहा होता और उसे सजीव प्रसारित करना होता या स्टूडियो में रिकॉर्ड करना होता तो टेलीफोन लाइन ही एक वाहिद चीज़ थी जो इसे मुमकिन बनाती थी। वैसे गड़बड़ करने वाले तो टेलीफोन लाइन के ज़माने में भी कर सकते थे और आज माइक्रोवेव के ज़माने में भी कर सकते हैं। किस तरह हड़ताल के दौरान आकाशवाणी उदयपुर के इंजीनियरों ने माइक्रोवेव के तार तोड़ दिए थे और अगले दिन मुझे पूरे स्टूडियो को इंजीनियर की कुर्सी पर बैठकर संभालना था, इससे जुड़ी हुई एक बहुत दिलचस्प घटना है जो उन दिनों घटी थी जब मैं 1997-98 में आकाशवाणी उदयपुर में था। वो घटना मैं तब सुनाऊंगा जब उदयपुर पोस्टिंग की बात करूंगा। अभी तो मैं बात कर रहा था आकाशवाणी बीकानेर की। स्टूडियो से लेकर ट्रांसमीटर के बीच टेलीफोन लाइन बिछी हुई थी। जो प्रोग्राम स्टूडियो में बजाया जाता था वो उस टेलीफोन लाइन के जरिए ट्रांसमीटर तक आता था और यहाँ से प्रसारित हो जाता था। वर्मा साहब ने हर तरह से अपना दिमाग लगा लिया, मगर कार्यक्रम विवरण के पीछे आने वाली वो आवाज़ें नहीं रुकी। मुझे लग रहा था कि इस तरह किसी दिन तो मैं पकड़ा ही जाऊंगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में कभी तो आ ही जाएगा कि ये गड़बड़ी उसी दिन क्यों होती है जब शाम की ड्यूटी पर मैं होता हूँ। इसलिए कई बार बिना काम ही रुककर शाम की ड्यूटी वाले को मदद करने के बहाने मैं अपनी कारस्तानी कर देता था। आखिरकार वर्मा साहब ने टेलीफोन लाइन खुदवानी शुरू कर दी। कोई 2 किलोमीटर की खुदाई हुई थी कि मैंने अपनी कारस्तानी रोक दी। अब शाम का कार्यक्रम बिना किसी विघ्न के प्रसारित हो रहा था। 2-3 दिन बाद वर्मा साहब ने खुदाई रुकवा दी और घोषणा कर दी, लीकेज मिल गया है, उसे ठीक कर दिया है और अब प्रसारण बिल्कुल ठीक होगा। मैं मन ही मन मुस्कुराया। जिस तरह वर्मा साहब ने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उन्हें अब भी माफ करने के मूड में नहीं था। 5-6 दिन बाद फिर से कार्यक्रम विवरण के पीछे आवाज़ें आने लगी। इस बार बात अखबारों तक जा पहुंची। अखबार नमक मिर्च लगाकर खबरें छापने लगे। अब वर्मा साहब थोड़ा घबराए, मगर फिर भी उनकी अकड़ अपनी जगह कायम थी। मीटिंग में बोले, एक जगह लीकेज ठीक कर दी गई थी, मगर शायद कहीं और भी लीकेज रह गई है। मैं और खुदाई करवाऊंगा। अगर फिर भी ठीक न हुआ तो पूरी लाइन चेंज करवानी पड़ेगी। मैंने सोचा अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक वर्मा साहब को सबक सिखाने में सरकार का बहुत नुकसान हो जाएगा अगर इन्होंने 7 किलोमीटर की खुदाई करवाकर पूरी लाइन बदलने का निर्णय ले लिया तो।
वो बस आगे खुदाई करवाने की तैयारी कर ही रहे थे कि एक दिन सुबह सुबह मैं उनके कमरे में जा पहुंचा और कहा, सर नमस्कार। उन्होंने गर्दन उठाई और अजीब सी नजरों से देखते हुए बोले, कहिए क्या बात है। मैंने कहा, सॉरी सर, अगर आप इसे इंजीनियरिंग मामलों में टांग अड़ाना न समझें तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि अब वो आवाज़ें नहीं आएंगी। आप बेफिक्र रहिए और प्लीज़ अब खुदाई मत करवाइए और ना ही लाइन चेंज करवाने की सोचिए। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलछला उठी। वो 10 सेकंड चुप रहे और फिर गर्दन उठाकर बोले, अच्छा तो ये आपका काम था। मैंने कहा, जी सर। आपने ऐसा क्यों किया और कैसे किया? आपने इतने लोगों के सामने मुझे बेइज्जत किया तो मुझे गुस्सा आ गया। मगर आपने ये किया कैसे? मैंने उन्हें बताया कि डबिंग रूम के कंसोल में एक कमजोरी है। स्टूडियोज के प्रोग्राम को तो वहां की मशीनों पर रिकॉर्ड किया ही जा सकता है। डबिंग रूम की किसी भी मशीन पर कोई टेप चलाकर कंसोल पर 2 बटन एक साथ दबाकर उस टेप पर रिकॉर्डेड प्रोग्राम को किसी भी स्टूडियो से निकलकर कंट्रोल रूम जाने वाले प्रोग्राम के साथ मिक्स किया जा सकता है। मैंने डबिंग रूम की इसी कमजोरी को काम में लिया। मैं 5:55 पर दिल्ली का कार्यक्रम विवरण रिकॉर्ड कर एक मशीन पर उस टेप को उल्टा चला देता था और उसे वार्ता स्टूडियो की लाइन में मिक्स कर देता था। जब टेप को उल्टा चलाया जाता है तो जो आवाज़ निकलती है वो बड़ी अजीब सी होती है और उसका लेवल इतना कम रखता था कि ये तो पता चलता था कि कोई बोल रहा है, मगर किस भाषा में बोल रहा है ये समझ नहीं आता था। ये सब सुनकर वर्मा साहब का मुंह खुला का खुला रह गया। बोले, बस इतनी सी बात थी? मैंने कहा, जी हाँ। मेरा मन तो था आपको और तंग करने का, लेकिन मैंने सोचा कि इस तरह पूरी लाइन खुदवाएंगे और चेंज करवाएंगे तो बेकार में बहुत खर्चा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये सब बता दिया, मगर उम्मीद करता हूं कि अगर कोई भी कुछ कह रहा है तो कम से कम उसकी बात सुन तो लीजिए। वो इंजीनियर नहीं है तो क्या हुआ, हो सकता है उसकी राय में कुछ काम की बात हो। वर्मा साहब ने वादा किया कि आगे से वो किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, मगर मुझसे भी ये वादा लिया कि जो कुछ इस बीच केंद्र पर हुआ उसके पीछे सच्चाई क्या थी इसका किसी को पता नहीं लगेगा। बस इसके बाद आकाशवाणी बीकानेर से प्रसारण बिल्कुल सही तरीके से बिना किसी विघ्न के होने लगा। मैंने सबसे यही कहा कि वर्मा साहब ने सब कुछ ठीक कर दिया है। हर तरफ उनकी काफी वाहवाही हुई। अब तक मैंने इस वाकये को अपने सीने में दफन कर रखा था। आज वर्मा साहब अगर इस दुनिया में हैं और इत्तेफाकन मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उनसे हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा कि जिस बात को मैंने बरसों तक सीने में दफन रखा आज उसे दुनिया के सामने रख दिया है। ये था मेरी किताब स्वप्न चुभे शूल से का 9वां एपिसोड। मैं अपने इस YouTube चैनल ऑन एयर विद महेंद्र मोदी पर इस किताब के अलावा अपनी हिंदी की जो किताबें पढ़कर सुनाऊंगा उनके नाम हैं क्यों उलझे तुम मन, सिमटती धूप लरजते साए और लय बाबुल घर आपनो। आइंदा वक्त में मैं अपनी राजस्थानी की जो किताबें आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं वो हैं अध जागी राता अध सूता दिन, आड्या अड़ूजी जूण, तिरसे सुपनारा पुड़ और पग था क्या भाला पड़ा।